तो हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 3 में कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कंपैरिजन करते हैं हम किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट का मतलब कोई भी आइटम, किसकी आइटम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी आइटम दो अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उनका कंपैरिजन करते हैं। इसका फॉर्मेट अभी हम लेके चलेंगे। तो उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपको पहले तो मतलब पता होना चाहिए। इन केस आपको 1 मार्क्स की डेफिनेशन या कुछ इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिखना आ जाए तो आपको ये इस तरह से लिखना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या थी? किन्हीं दो अकाउंटिंग पीरियड के लिए कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम को अगर कंपेयर करना तो उसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? किन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी एलिमेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट या एलिमेंट आप 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए आप उसको कन्वर्ट करते हो एक कॉमन बेस लेके परसेंटेजेस में, उसे कॉमन साइज कहते हैं। और मैं शायद अगर किसी बच्चे ने ये करा होगा तो शायद उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट ये डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं होता। सो मैं आपको बुक के ऊपर ले चलता हूँ या क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो ये है बैलेंस शीट। अब आपको मैं बताता हूँ इस चैप्टर में करना क्या है। हम सिर्फ ये चीज़ बनाते हैं, आपको एक फॉर्मेट लर्न करना है। एक है बैलेंस शीट, उसको हम करेंगे कॉमन साइज में और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। तो अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट कर रहे हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको ये फॉर्मेट एज इट इज आना चाहिए, ठीक है जी। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का कोई भी ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। आपको क्या करना है? बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मेरे साथ साथ इसको सुन लेना और देखना जरूर। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड नंबर 1 है। उसमें भी ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। उसके बाद बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस। इसको सिर्फ सुनना, बार बार सुनना, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 शेयर होल्डर फंड के बाद नंबर 2 आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद आपके पास करंट लायबिलिटीज आता है। करंट लायबिलिटीज में जितनी भी आइटम्स है आपको यहाँ पे लिखनी है। इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का सीक्वेंस मैटर करता है। उसके बाद जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो एसेट्स की है। एसेट्स की क्लासिफिकेशन है सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में टैंजिबल, इंटैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाता है। करंट एसेट्स में सारी चीजें आ जाती हैं, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है फॉर बोथ कंपैरेटिव भी और कॉमन साइज भी। अब कंपैरेटिव और कॉमन साइज में डिफरेंस क्या है? देखो, आपने प्रीवियस ईयर यहां पे लिखना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको आप क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट चेंज। या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव में और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव में। फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब ये देखो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्रीवियस ईयर। देखो इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, 19-20 पहले करंट ईयर दिया, प्रीवियस ईयर बाद में दिया। तो 2019 को प्रीवियस ईयर यहां पे लिखा 12 लाख। ये देखो 12 लाख और ये रहा 12 लाख। 12 लाख और 18 लाख, इन दोनों में डिफरेंस कितना? 6 लाख का। 6 लाख का डिफरेंस इसकी परसेंटेज में टर्न, ये एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50% आ गया। अब बैलेंस शीट में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर चुके हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की 3-4 इलस्ट्रेशंस करोगे तो आपका काम सॉर्टेड हो जाएगा। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या है? इसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे। अब एक चीज नोट करोगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और एसेट में 2 हिस्सों में डिवाइड करा बैलेंस शीट को। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट पे नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड नंबर पॉइंट पे करंट लायबिलिटीज। चलो अब इसको देखते हैं कि कैसे करना। आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर्स दी होंगी या आपने एज इट इज लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉमन साइज की डेफिनेशन में बताया गया था कि किसी एक चीज को बेस लेना। बैलेंस शीट में किसको बेस लेते हैं? टोटल ऑफ बैलेंस शीट को। किसको बेस लेते हैं? टोटल ऑफ बैलेंस शीट को। मान लो यहाँ पे 10 लाख है तो 10 लाख को ही बेस लेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यानी कि 100% हो गया। अब यहां पे जितनी भी अमाउंट होगी उसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 यहां पे लिख देंगे। चलो हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं।
यहाँ पे देखो आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई, ठीक है ना। जनरली बच्चे क्या कहते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया ही होता है, बट कभी कभी नहीं भी दिया होता। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों सीए सीधे सीधे दिए हुए 12 लाख और 18 लाख। 12 लाख और 18 लाख में डिफरेंस नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि ये कॉमन साइज है। 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 60%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 दैट इज 30%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 10%। 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100%। इज दैट क्लियर? इस तरह से। और उसी तरह से 2020 का भी परसेंटेज टर्म्स में लिखना है। आपने कॉमन बेस बैलेंस शीट में किसको लिया? बैलेंस शीट के टोटल को। बस इतनी बात ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अभी हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी कि इनकम स्टेटमेंट की ओर चल रहे हैं। अब हमारी बैलेंस शीट होगी, हमने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के फॉर्मेट को लर्न करना है। मेरे साथ साथ बना लो या एक बारी इसको देख लो, वैसे बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पीछे की आइटम्स कॉमन साइज और कंपैरेटिव के लिए बाद में बात करता हूँ, पहले इस फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको सेल्स भी कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ये आपकी मेन एक्टिविटी है जिसमें आपकी इनकम होती है, या अदर इनकम्स, ये 1 और 2 हो गया। अब इसमें क्या है? थर्ड पार्ट में क्या है? टोटल रेवेन्यू, यानी कि आपके पास बिजनेस में टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, इसे क्या बोलेंगे? 1+2 बोलेंगे, यानी कि जो आपने ऊपर करा। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे? इसको याद करने के लिए बच्चे इसका सीक्वेंस भूल जाते हैं, तो आपने मेरे साथ साथ CPC और इसको लिख देना है FDO, CPC FDO। C फॉर कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। आपने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करना, फिर P से परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, आपने जो स्टॉक एंड ट्रेड को खरीदा वो। उसके बाद फिर से C चेंज इन इन्वेंट्री, आपकी जो इन्वेंट्री चेंज है। उसके बाद E फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देखो ये सीक्वेंस हो सकता है कि गलत भी हो जाए, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म दी जाती है, आप इसको याद कर लो। F से फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद D फॉर डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन के खर्चे, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर। उसके बाद O फॉर कोई और अदर खर्चे अगर कोई रह गए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? फिफ्थ पार्ट को, यानी कि यहाँ पे टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर लग जाएगा, जो भी आपके टोटल एक्सपेंसेस होंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है आपका? कहता है प्रॉफिट कितना हो गया आपका। प्रॉफिट क्या होगा? टोटल ऑफ थर्ड माइनस टोटल ऑफ फोर्थ, ये आपका प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट के बाद आप टैक्स प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स। उसके बाद आपका जो 6th पॉइंट या 7th पॉइंट जिसे कह लो वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैं बात करूंगा, ये फॉर्मेट तो आपको देखो हो जाएगा याद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन साइज और कंपैरेटिव में जो हम काम करते हैं वो सेम करते हैं। देखो ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर मान लो, ये है करंट ईयर मान लो। तो अगर तो कंपैरेटिव करना है, यहां पे क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने कॉमन, ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज के बारे में भी अभी बताता हूं। एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज, ये कैसे आ जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। अब कॉमन साइज में क्या है? कॉमन साइज को मैं आपको बता देता हूं। ये मान लो प्रीवियस ईयर है, ये मान लो करंट ईयर है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। राजे आपको एक बेस लेना है। आपने बैलेंस शीट में बेस किसको लिया था? टोटल ऑफ बैलेंस शीट को। इसमें क्या लेंगे? टोटल कह रहा हूं,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेच लेंगे, यानी कि हर एक चीज़ किससे डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की 100% आएगी।